जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे की जो नई वैकेंसी है आपकी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत आई है, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सैलरी क्या बनती है, इसके जो प्रमोशन है, वर्क नेचर है और ये गर्ल्स के लिए पोस्ट कैसी होने वाली, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत आपकी वैकेंसी आई हुई है। ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी बेसिक पे 35,400 होती है और ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें एक आपका CBT एग्ज़ाम होगा, यानी इसमें आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जब आप CBT में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C1 होता है। एज की हम बात करें तो इसमें 18 से 36 ईयर एज मांगी गई है। पहले जो भी पोस्टें होती थी उनमें 18 से 33 वर्ष एज मांगी जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी रेलवे ने आपकी जो एज है उसे 3 साल बढ़ा दिया है। इसलिए हर वैकेंसी में आपको 3 साल एज ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले यह वैकेंसी 18 से 33 ईयर के लिए आती थी। आगे भी अगर भविष्य में वैकेंसी आएगी तो 18 से 33 ईयर के लिए वैकेंसी आएगी, लेकिन रेलवे ने कोरोना की वजह से अभी जो एज है उसे 18 से 36 वर्ष कर दिया है। उसके बाद जब आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलती है उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। वो आपका क्या मिलता है, एक तो आपको बेसिक पे मिलेगी जो आपकी 35,400 है। उसके बाद आपका 35,400 पर DA मिलता है। DA क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये आपका वर्तमान में 53% चल रहा है। ये आपका हर 6 मंथ में चेंज होता है, यानी हर 6 मंथ में आपका एक बार तो जनवरी में और एक बार आपका जुलाई में बदलता है। ये आपका लगभग 3 से 4% के आसपास बढ़ता है। तो वर्तमान में 53% है आपका, उसके बाद 3% या 4% फिर बढ़ जाएगा तो आपका 56%, इस तरह ये बढ़ता रहता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम सैलरी की बात करें तो आपकी लगभग 54,162 रुपये ट्रेनिंग में मिलेंगे, जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में जो अदर अलाउंस है, HRA वगैरह, वो नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग में सिर्फ आपको बेसिक पे मिलता है और DA मिलता है। ट्रेनिंग के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है, इसका बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी लेवल 6 की पोस्ट जिसकी बेसिक पे 35,400 होती है। तो इसमें आपको सैलरी में क्या क्या मिलता है, एक तो सैलरी में आपको बेसिक पे मिलती है जो आपकी 35,400 है। उसके बाद आपको DA मिलता है, यानी डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता मिलता है, जो वर्तमान में 53% चल रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा TPTA, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। रेलवे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों देती है, आपके जो घर है वहाँ से जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ तक जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। ये आपको 2700 या 5400 रुपये मिलता है। अगर आप X सिटी में हो तो आपको 5400 रुपये मिलेगा, और Y और Z सिटी में पोस्टिंग है तो आपको 2700 रुपये मिलता है। उसके बाद आपको रेलवे देती है HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंस। यदि आप क्वार्टर लेते हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और यदि क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको HRA मिलता है। ये आपको 10%, 20% और 30%, यानी अगर आपकी पोस्टिंग X सिटी में है तो आपको 30% मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग Y सिटी में है तो 20% मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग Z सिटी में है तो 10% मिलेगा। जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो या तो आपकी Y सिटी में होती है या आपकी X सिटी में होती है। Z सिटी में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। उसके बाद जो आपको मिलेगा उसे बोलेंगे हम TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये आपको 1,000 पर डे के हिसाब से मिलता है, लेकिन ये आपको कब मिलता है, TA आपको जब मिलेगा जब आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, मान के चलिए आपकी A जगह पे आपकी पोस्टिंग है, आप यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रेलवे के किसी भी काम से कम से कम 8 किलोमीटर दूर जाते हो तो रेलवे पर डे के हिसाब से आपको 1,000 रुपये TA के रूप में देती है। इसे बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हो तो आपका महीने में कम से कम 7-8 दिन आपको आपका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से दूर काम पर जाना पड़ेगा। तो लगभग आपके 7-8 हज़ार रुपये के आसपास जो आपका TA हर महीने बन जाता है। कभी कभी अगर ज़्यादा भी जाना पड़ेगा तो आपका इसी हिसाब से जो TA है वो बढ़ता रहता है, लेकिन पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये मिलता है।
इस तरह जो आपकी सैलरी है, जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 65 से 70 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे तब। तो ट्रेनिंग में तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, सिर्फ बेसिक पे और डीए मिलता है, लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये सारे अलाउंस मिलते हैं। तो आपको जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग आपकी 65 से 70 हज़ार के आसपास ग्रॉस सैलरी बन जाती है। स्टाफ एंड वेलफेयर में जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपको जो सिटी मिलती है, या तो आपको एक्स सिटी में पोस्टिंग होगी या आपकी वाई सिटी में पोस्टिंग होगी। कभी भी आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग नहीं होती है। जेड सिटी यानी बहुत छोटी सिटी, जैसे गांव एरिया हो गया या बहुत छोटा शहर हो गया, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आपकी जो मेट्रो सिटी है या बड़ी बड़ी शहर है या फिर उनसे जो छोटे शहर है वहाँ पर ही आपकी पोस्टिंग होगी, यानी आपकी जो सिटी है वो आपकी बहुत अच्छी सिटी रहने वाली है। उसके बाद हम ड्यूटी प्लेस की बात करें, जहाँ पर आपकी जो ऑफिस कहाँ पर आपका रहेगा, तो आपका या तो हेडक्वार्टर में आपका पोस्टिंग जो रह सकती है, जोनल हेडक्वार्टर वगैरह है, या आपका डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या आपकी वर्कशॉप में पोस्टिंग हो सकती है, या आपकी प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग हो सकती है। शेड वगैरह में भी आपकी पोस्टिंग होती है। शेड चाहे आपका डेमो शेड हो गया, इलेक्ट्रिक शेड हो गया, इनमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट में होती है। ये मेनली आपके एक्स और वाई सिटी में ही होते हैं। कभी कभी जो वर्कशॉप है ये आपकी जेड सिटी में भी हो सकती है ये, लेकिन ये आपके रेयर चांस है, आपके बहुत कम चांस है कि आपके वर्कशॉप जेड सिटी में हो, तो आपके जेड सिटी में पोस्टिंग के चांस होते हैं। लेकिन आपकी जो मेनली पोस्टिंग है वो या तो एक्स सिटी में होगी या वाई सिटी में होगी। उसके बाद यदि आपकी जो पोस्टिंग यदि हेडक्वार्टर और डीआरएम ऑफिस में होती है तो आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, यानी आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन यदि आपकी जो पोस्टिंग है वो वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में होती है तो वहाँ पर आपका सैटरडे हाफ डे रहेगा और आपका संडे ऑफ रहता है, यानी सैटरडे के दिन आपको 12 बजे तक काम करना रहेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी और संडे आपका पूरा ऑफ रहता है। नाइट ड्यूटी की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। वर्क प्रेशर की बात करें, इसमें ऐसा कोई खास आपका वर्क प्रेशर नहीं है। हार्ड वर्क तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पेक्ट की बात करें तो वेलफेयर इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसकी रेस्पेक्ट बहुत होती है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो स्टाफ, जो रेलवे स्टाफ होता है उसके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी आपका काम वो रहता है, तो स्टाफ का आपसे काम पड़ता ही रहेगा। तो रेस्पेक्ट की बात करें, इसकी बहुत अच्छी खासी रेस्पेक्ट होती है। अब हम बात करें इसके वर्क के बारे में, तो वर्क इसके दो तरह के काम होते हैं। एक तो आपका डेस्क जॉब होती है, एक आपकी फील्ड जॉब होती है। जब आप फील्ड में काम करने जाते हो, यानी आपके हेडक्वार्टर से दूर अगर आप काम करने जाते हो, तो आपको 1000 रुपये के हिसाब से टीए मिलता है। दूसरी आपकी डेस्क जॉब रहती है। तो इसमें आपका जो काम रहता है वो स्टाफ के वेलफेयर से रिलेटेड काम रहता है। चाहे जो स्टाफ रिटायरमेंट हो गया उसके बाद उसको कितने पास मिलने चाहिए, कितने पीटीओ मिलने चाहिए, तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी क्या है, उसको कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जो देखता है वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर देखता है। और रिटायरमेंट से पहले भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई काम हो तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर जो इंस्पेक्टर उसके पास जाकर अपना काम करवा सकते हो। जैसे क्लर्क वगैरह अगर किसी काम करने में आनाकानी कर रहा है तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास जाइए, वो आपका काम करवा देगा। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के होते हैं। शिफ्ट जॉब की बात करते हैं, इसमें किसी प्रकार की आपकी कोई शिफ्ट जॉब नहीं रहती है। आपको सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आना और शाम को आपके 5 बजे छुट्टी हो जाती है। आपको जो ऑफिस मिलता है वो आपको फुल्ली एसी ऑफिस मिलता है। उसके बाद हम पीरियोडिकल ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें आपका कोई भी पीरियोडिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक बार आपकी पोस्टिंग अगर किसी हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस या वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में कहीं भी होगी तो आप लाइफ टाइम वहीं पर रह सकते हो, आपका किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपके बहुत कम चांस है, क्योंकि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। फैमिली टाइम के लिए बात करें तो फैमिली के लिए इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपका अगर आपकी हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस में है तो आपको संडे सैटरडे ऑफ रहता है। यदि आपकी वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में है तो आपका जो है सैटरडे को हाफ डे रहेगा और संडे को आपको रेस्ट रहता है। उसके बाद आपका जो इसमें 15 नेशनल हॉलीडे रहते हैं, तो नेशनल हॉलीडे के दिन भी आपकी छुट्टी रहती है। तो आपके त्यौहार वगैरह हैं उनके उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, तो आप जो अपने फेस्टिवल है वो अपनी फैमिली के साथ मना सकते हो। तो फैमिली के लिए इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। छुट्टी की हम बात करें, छुट्टी इसमें आसानी से मिल जाती है, छुट्टी की ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, क्योंकि रेलवे में जो ओपन लाइन की पोस्ट है छुट्टी की प्रॉब्लम उन्हीं में आती है। बाकी जो इस तरह की जो डेस्क जॉब है उनमें किसी छुट्टी की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए जो फीमेल के लिए हम बात करें तो फीमेल के लिए पोस्ट बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब भी ऐसी नहीं है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
आएगी। फील्ड में भी यदि आपको किसी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए कहीं जाना है किसी काम से तो ही आपको जाना पड़ेगा। और जो रेलवे का ही काम रहेगा वो तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइट ड्यूटी भी नहीं रहती तो फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो फैमिली के लिए टाइम है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो बेस्ट रहने वाली है। अब हम इसमें जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो प्रमोशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो प्रमोशन है वो दो तरह से आपके प्रमोशन होते हैं। या तो आपके सीनियरिटी बेसिस पे हो सकते हैं या आपके एग्जाम बेसिस पे प्रमोशन होते हैं। सीनियरिटी बेसिस पे जो आपके प्रमोशन होते हैं उनमें जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तब आप जो वेलफेयर इंस्पेक्टर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के रूप में आप भर्ती होते हो, जो आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट यानी लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद आप लगभग 4 से 5 साल, कभी कभी आपके 6 साल भी लग सकते हैं, तो आप 5 से 6 साल में CSWI यानी चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकते हो, जिसकी ग्रेड पे 4600 होती है, लेवल 7 की पोस्ट है। इसके बाद आपका जब आप चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बन जाओगे इसके बाद आपका किसी प्रकार का और कोई सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन नहीं होता है। आपका जो MACP लगता है वही आपका लगता रहेगा। इसमें आपकी जो ग्रेड पे है 4800 और 5400 हो जाती है। लास्ट आपकी जो ग्रेड पे है वो 5400 तक रहती है सीनियरिटी बेसिस में। लेकिन आपकी जो पोस्ट रहेगी वो चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की यही पोस्ट आपकी रिटायरमेंट तक रहती है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप अदर जो पोस्ट है उनमें जो प्रमोशन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो 4200 ग्रेड पे है यानी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में आपको कम से कम 3 साल के लिए काम करना रहेगा। जब आप 3 साल की सर्विस कर लोगे उसके बाद आप APO की एग्ज़ाम दे सकते हो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, क्योंकि जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इसकी जो पोस्ट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट की ही पोस्ट मानी जाती है। तो इसमें आप जो है APO की एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपकी गजेटेड पोस्ट होती है जिसकी ग्रेड पे आपकी 4800 ग्रेड पे होती है। ये आपकी लेवल 8 की पोस्ट है। तो ये APO की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप 4200 ग्रेड पे में 3 साल तक काम करते हो तो आप APO बन जाते हो। ये आपकी गजेटेड पोस्ट है। इसमें आप जो डायरेक्टर भर्ती होती है वो आपकी UPSC वगैरह से जो कैंडिडेट है वो आते हैं। इसके बाद जब आप APO बन जाते हो तो आप 4 से 5 साल, कभी कभी आपका 3 साल में भी आप DPO यानी 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हो। उसके बाद आप DPO से आपका जब भी पोस्टें खाली रहती है सीनियर DPO की तो आप सीनियर DPO भी बन सकते हो। इसमें जो DPO से सीनियर DPO है इसमें किसी प्रकार का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप 5 साल में बन जाओगे, 6 साल बन जाओगे। हो सकता है आप कभी भी नहीं बनो, क्योंकि सीनियर DPO की पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट होती है। तो आप जो सीनियर DPO है वो भी बन सकते हो। अब सीनियर DPO की जो ग्रेड पे है वो 6600 ग्रेड पे आपकी सीनियर DPO की होती है। सीनियर DPO पर्सनल डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है। तो इस तरह जो आप प्रमोशन ले सकते हो, या तो आप सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन आपके जो चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर तक जो सीनियरिटी बेसिस पे हो जाते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सीनियर DPO तक जा सकते हो। तो इस तरह के जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में प्रमोशन होते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको एक तो क्वार्टर मिलता है। तो क्वार्टर आपका टाइप 3 का क्वार्टर मिलेगा। टाइप 3 का आपके बहुत बढ़िया क्वार्टर होते हैं जिसमें आपका 3 रूम का सेट होता है, लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह ग्राउंड वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। तो आपका जो टाइप 3 का क्वार्टर आपको मिलता है। उसके बाद जब आपका एक बार प्रमोशन हो जाता है लेवल 7 में चल जाते हो तो आपको टाइप 4 क्वार्टर मिलता है, जिसे रेलवे की आम भाषा में हम कोठी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह जो आपका टाइप 4 का क्वार्टर अगर आपका एक प्रमोशन होता है तो मिलता है। लेकिन वर्तमान में जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो आपको टाइप 3 का क्वार्टर मिलता है। हम पास की बात करें तो रेलवे में आपको पास मिलेगा, वो आपको सेकंड AC का पास मिलता है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आपका एक पास रहेगा। एक पास का मतलब है एक सेट पास, और आपके 4 PTO रहेंगे प्रत्येक साल 5 वर्ष के लिए। यानी जब तक आपकी सर्विस 5 साल की होगी तब तक आपको प्रत्येक साल एक पास मिलेगा और 4 PTO मिलते हैं। अब पास का मतलब है एक सेट पास का मतलब होता है जैसे A स्टेशन से B स्टेशन, आप A स्टेशन से B स्टेशन तक जा सकते हो और B स्टेशन से A स्टेशन तक आ सकते हो, इसका मतलब हुआ एक पास। फिर आपका जो PTO रहता है वो आप में जो PTO है उसमें आपको 33% किराया देना पड़ता है, और जो 66% या 67% जो किराया वो रेलवे प्रोवाइड करती है। तो PTO में आपको 1/3 किराया देना पड़ता है, लेकिन पास आपका पूरी तरह फ्री रहता है। उसके बाद जब आपकी सर्विस 5 साल की हो जाती है उसके बाद आपको 3 पास मिलते हैं और 4 PTO मिलते हैं। PTO में वही आपका 1/3 किराया आपको देना पड़ेगा, और जो
2/3 किराया उसकी छूट रहती है, पास आपके पूरी तरह फ्री रहते हैं। तो इस तरह जो रेलवे में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को पास मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें मेडिकल आपका फ्री होता है। आप कैसी भी बीमारी हो आपकी, कहीं भी आप इलाज करवाइए, आपका ओवरऑल फ्री रहेगा। उसके बाद हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो रेलवे 2 बच्चों के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी देती है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैसे मिलता है, कितना मिलता है, क्या मिलता है, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो एक बच्चे के लिए लगभग 33,000 के आसपास आपको पर ईयर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ये आपको 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो इस तरह के जो रेलवे में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। अगर हम ओवरऑल इस पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इसकी जो पोस्ट है आपकी बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाली है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है, हर मायने में आपको छुट्टियों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको जो काम का ऐसा कोई बर्डन नहीं रहता, आपकी रेस्पेक्ट बहुत अच्छी रेस्पेक्ट रहती है, आपका जो केबिन है वो एसी केबिन रहता है। तो ये आपके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड जानकारी थी। अब स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, उसके बाद इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, इसका जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।